Hello everyone. So our today topic of discussion is based on the electrochemistry. तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर देखेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप जो है मेरी प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स को जाके रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्क्राइब कर रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती हैं? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारी वो सेल्स होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारी बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं गैल्वेनिक सेल्स के अंदर, और हम बेसिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं जो कि हमारी वो सेल्स होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही होती हैं। ठीक, फिर हम बात करेंगे नस्ट इक्वेशन की। नस्ट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, नस्ट इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल के अंदर हम ड्राइव करने के लिए नस्ट इक्वेशन को हम उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करते हैं नस्ट इक्वेशन के अंदर। गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, थर्ड है ड्राइव रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल होता है हमारा ई ऑफ सेल। ठीक है, तो ई ऑफ सेल क्या होगा और उसके बीच में रिलेशन होगा गिब्स फ्री एनर्जी का, जिसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम यहाँ पे के सी से रिप्रेजेंट करते हैं इस चैप्टर के अंदर। वैसे तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ोगे कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम के इक्विलिब्रियम से कंसिडर करते हैं, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द के सी। ठीक, ऑल्सो वी आर डिस्क्राइब द टर्म ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए आपको ध्यान रखना है रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक, रेजिस्टिविटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के लिए और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही होती है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के। ठीक, कंडक्टिविटी होती है हमारी मेजर के से। देन वी ऑल्सो डिस्क्राइब द टर्म ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमको बेसिकली दो सॉल्यूशंस की रिक्वायर्ड होती है, और वो दो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे बेसिकली वीक सॉल्यूशन एंड द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। ठीक है, तो उनका हम ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि वीक सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा ग्राफ है वो हमारा इंटरसेप्ट नहीं करता है वाई एक्सिस को, और वाई एक्सिस पे ले रहे होते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी, जो कि हमारा रिप्रेजेंट करता है कि वीक सॉल्यूशन के लिए यदि हमारा ग्राफ वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है उसका मतलब ये है कि वहाँ पे हम वीक सॉल्यूशन के अंदर मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन नहीं करेंगे। जबकि जो हमारे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस होते हैं, जिसका एग्जांपल है बेस्ट एग्जांपल KCl। ठीक है, तो KCl के लिए हमारा ग्राफ इंटरसेप्ट करता है, जो कि हमारा रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे हम मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। ठीक, ये आता है हमारा डिस्कशन मोलर कंडक्टिविटी के अंदर। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड दी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। ये मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी क्या होती है और आयनिक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आयनिक इलेक्ट्रोलाइट्स लिखने के लिए हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है मोलर कंडक्टिविटी की। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का। अब NaCl की हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेशन करनी है या फिर इलेक्ट्रोलाइट आयनिक इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। तो इसकी मदद से जो है हम बेसिकली आयनिक इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द मेथड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड कैलकुलेशन ऑफ देयर मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है मैंने आपको बता दिया। मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम से। ठीक है, ये हमारी वीक सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगी। ठीक, वीक सॉल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर हम कह सकते हैं हमारा एक ऐसा कोई टाइम पीरियड होगा, और वो जो टाइम पीरियड है वो होगा हमारा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट टाइम पीरियड के बाद जो है हमारी मोलर कंडक्टिविटी जा करके डिफाइन होगी। और आप जानते हैं इनफाइनाइट टाइम पीरियड हमारा वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे कि हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक, इसका बेस्ट एग्जांपल है मोलर कंडक्टिविटी के अंदर हम बात कर लेते हैं वीक सॉल्यूशन में, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो वहाँ पे जो एसिटिक एसिड होता है उसके अंदर हम मोलर कंडक्टिविटी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, या फिर हम जो मोलर कंडक्टिविटी को डिफ़ाइन करेंगे वो हम इनफाइनाइट टाइम पीरियड के बाद जा कर के मोलर कंडक्टिविटी को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक,
नेक्स्ट है हमारा जस्टिफाई द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशंस। इसको हम कैसे लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी पढ़ ली हमने, अब बात करते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। तो जीरो कंसंट्रेशन पे जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे टर्म, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एम नॉट से। ठीक है, लैम्डा एम हो जाएगी हमारी मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन और लैम्डा एम नॉट हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, जिसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशंस के रेफर में भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोहलरॉश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो कोहलरॉश लॉ हम अप्लाई करते हैं वीक सॉल्यूशन के अंदर और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के अंदर। इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन इसकी ये आती है कि ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइंड इजीली कर रहेगा कोहलरॉश लॉ। ठीक, ग्राफ देखेंगे इस पे बेस्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या क्या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल सेल। ठीक है, फ्यूल सेल क्या क्या होती हैं और बैटरीज़ क्या होती हैं। तो बैटरीज़ हमारी वो होती हैं जिनके अंदर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में यदि हम एक सेल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक सेल हमने कंसिडर करी, सिमिलरली हमने सेकंड सेल कंसिडर करी और उसको हमने सीरीज़ में लगा दिया, तब हमारी जा कर के बैटरी फॉर्म्ड हो रहेगी। और जो बैटरी होती हैं हमारी अगेन टू टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है हमारी प्राइमरी बैटरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी हमारी वो बैटरी होती है जिसके अंदर हमारी ये नॉन रिचार्जेबल बैटरी के एग्जांपल से हम कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि प्राइमरी बैटरी हमारी वो बैटरी होती हैं जो रिचार्जेबल नहीं होती। ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद जा कर के वो फिनिश हो जाती हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल है हमारा जैसे कि निकल कैडमियम बैटरी और जी हमारी लेड बैटरी। ठीक है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वो हमारी रिचार्जेबल बैटरी होती हैं। एक टाइम पीरियड के बाद वो जब उनकी लाइफ स्पान ख़त्म हो जाता है तो उनको हम अगेन रिचार्ज करके रीयूज कर सकते हैं। ये आती हैं हमारी बेसिकली सेकेंडरी बैटरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हमारा टॉपिक कोरोजन। अब कोरोजन क्या है, तो कोरोजन एक प्रकार का हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर हम जो हमारा बेस्ट एग्जांपल है आपने देखा होगा जैसे कि हमारा आयरन होता है। यदि हम आयरन किसी भी आयरन को यदि हम ओपन एरिया में रख देते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस पर जा कर के रस्ट डेवलप्ड होने लगता है। रस्ट का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे हम, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और तो रस्ट ही हमारा क्यों डेवलप्ड होता है, रस्ट हमारा डेवलप्ड हो जाता है क्योंकि आयरन के साथ हमारी आयरन सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन की गैसेस जो हैं वो ऑक्सीडेशन कर देती हैं। ठीक है, जिसके ऊपर जो है हमारी कवरिंग ऑफ दी, हम कह सकते हैं हमारी एक कवरिंग प्रेजेंट हो जाती है। या तो उसके ऊपर कॉपर की कवरिंग प्रेजेंट हो जाएगी या फिर ब्रास की कवरिंग प्रेजेंट हो जाएगी, जिसके कारण जो है हमारा रस्ट डेवलप्ड हो जाता है। या फिर यदि हम उसको ओपन एरिया में भी नहीं रखें या तो उसके ऊपर जैसे हम कह सकते हैं आयरन के ऊपर कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स गिर जाती हैं, तब भी हमारी रस्टिंग और कोरोजन डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम वेरियस सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि हम जो है कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, पेंट कर देते हैं, डाइंग कर देते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं कोरोजन से बचने के लिए। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का डिस्कशन। तो आइए समझ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारी वो सेल्स होती हैं जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं हमारी, कि ये हो गया केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, इनको हम ठीक है, इनको हम गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेक सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रोड कंसिडर्ड की और उसको सॉल्यूशन में डाल दिया सॉल्ट ऑफ द जिंक के अंदर। सिमिलरली हमने कॉपर की एक रोड कंसिडर्ड करी, उसको कॉपर के सॉल्यूशन में डाल दिया, डिप कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हमने जो है अब ये हमारी बेसिकली हमने सॉल्यूशंस में डाला है इलेक्ट्रोड को, तो ये चार्ज हो जाएंगी। चार्ज होंगी तो इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो हमारा करंट जनरेट होगा। और हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट नेचर में हमारा करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन हमारी जाएगी यहाँ से कॉपर से जिंक की
की तरफ और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिंक से कॉपर की तरफ। बीच में हम साल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। अब साल्ट ब्रिज का हमारा प्रिंसिपल क्या है? साल्ट ब्रिज को यूज़ करने का हमारा प्रिंसिपल है जिसके कारण जो है हम बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को और जो केमिकल रिएक्शन है उसको डिटरमाइन कर सकें, तो इसलिए हम जो है साल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि हमारी बेसिकली सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज़ जो करेंगे वो हम किन किन मेथड पे बेस्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने साल्ट ब्रिज का यूज़ किया है जब हमने सप्लाई दी है, एक्सटर्नल सप्लाई वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, तब हमारा जो है कैसा ऑब्टेन्ड हो रहा होगा नेचर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे हमारे जिंक से कॉपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो करंट हमारा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो करंट का फ्लो हो जाएगा कॉपर से जिंक की तरफ। ठीक, तो जिंक पे अब जिंक जो है वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा एनोड पे और कैथोड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा कैथोड पे। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट जो ध्यान रखना है, ये पूरे एंटायर चैप्टर में ध्यान रखना है कि कैथोड पे हमारा क्या होता है और एनोड पे क्या होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कैथोड पे हमेशा हमारा रिडक्शन हो रहा होता है और जो हमारा बेसिकली एनोड है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये पूरे आपको एंटायर चैप्टर में काम आएगा, जिसकी जैसे कि आप रिएक्शंस लिख रहे होंगे, ठीक है, उनको ओवरऑल रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आपको कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कैथोड के ऊपर हमारा हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप जानते होंगे, आपने बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के अंदर हमारा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कोई भी यदि मेटल हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और वो यदि टू आयंस मेटल गेन कर लेता है तब हमारा ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन के अंदर हमारा लॉस ऑफ, ठीक है, लॉस ऑफ आयंस होते हैं, यानी कि +2। ये जैसे कि यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है कि कॉपर हमको दिया गया है, Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन दे करके हमारा कॉपर सॉल्यूशन फॉर्म्ड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन होगा क्योंकि कॉपर हमारा +2 स्टेट से 0 स्टेट में जा रहा है। ठीक है, सॉलिड के अंदर जो हमारी बेसिकली कॉपर सॉल्यूशन है, ये हमारा इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारी 2 टाइप्स की सेल होती हैं, गैल्वेनिक सेल एंड दी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल हमारी वो सेल होती हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारी वो डिवाइस है जो कि हमारी रिवर्स प्रिंसिपल पे वर्क करती है, यानी कि यहाँ पे हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल में हमने बात की थी कि जिंक और कॉपर के हमारे एग्जांपल हैं। ठीक है, जिंक रॉड हमने कंसिडर की थी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर और कॉपर रॉड हमने कंसिडर करी थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज यदि 1.1 से हमारा कम है तब हमारा जो है जिंक एक्ट कर रहा होगा एनोड की तरफ और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। ठीक, और हमारा जब एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 के इक्वल है तब हमारा जो है बेसिकली यहाँ पे 1.1 के इक्वल है, तब हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे करंट का भी फ्लो नहीं होगा। आई हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब आई हमारा 0 है तो यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, ना ही तो हमारे सब्सटेंस जा करके एक्यूमुलेट हो रहे होंगे एनोड पे, ना ही हमारे सब्सटेंस जाके एक्यूमुलेट हो रहे होंगे कैथोड पे। ठीक, अब थर्ड इसका प्रिंसिपल है सॉल्ट ब्रिज का कि यदि हमने यहाँ पे एक्सटर्नल सप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर कर दिया 1.1 से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा हमारा उल्टा, यानी कि अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे कॉपर से जिंक की तरफ और करंट की डायरेक्शन हमेशा उल्टी रहती है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की तरफ, तो हमारे करंट फ्लो होगा अब जिंक से कॉपर की तरफ। ठीक है, तो सप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज हमने दिया है 1.1 से ज़्यादा, तब हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारी जिंक से और कॉपर की तरफ होगी। ठीक है, सप्लाइड
एनर्जी वोल्टेज की डायरेक्शन यदि 1.1 से हमारी बेसिकली कम है तब हमारा करंट फ्लो करेगा कॉपर से जिंक की तरफ। तो ये मेन प्रिंसिपल है सोल्ट ब्रिज का जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि 1.1 के इक्वल है तब हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैल्वेनिक सेल की। तो गैल्वेनिक सेल में जैसा मैंने आपको बताया था, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है जैसे कि यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक कंसिडर किया, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने कॉपर कंसिडर किया, इसकी रिएक्शन हो रही होगी। और ये जो गैल्वेनिक सेल है इसको हम डैनियल सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन होगी। अब देख लेते हैं रिएक्शन के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस किस किस जगह पे जाएंगे। तो कैथोड हमारा जाएगा बेसिकली कॉपर हमारा जाएगा कैथोड की तरफ, और कैथोड रेस्पॉन्सिबल होता है रिडक्शन कराने के लिए, ठीक। और जिंक जाएगा हमारा बेसिकली ऑक्सीडेशन की तरफ, और ऑक्सीडेशन रेस्पॉन्सिबल होता है एनोड के ऊपर, ठीक है। तो जिंक हमारा जाके एक्यूमुलेट होगा एनोड पे और कॉपर जाके एक्यूमुलेट होगा हमारा कैथोड पे। जो सब्सटेंस हमारा कैथोड पे जाके एक्यूमुलेट होगा वो हमारा रिडक्शन को शो करेगा, जो सब्सटेंस जा कर के हमारा एनोड पे एक्यूमुलेट होगा वो हमारा ऑक्सीडेशन को शो करेगा, ठीक है। इन्हीं रिएक्शन को हम बेसिकली हाफ सेल और रेडॉक्स कपल के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे गिवन है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारी टर्म आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, ठीक है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जनरेट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इसलिए जनरेट होता है क्योंकि हमने यहाँ पे सप्लाइड ऑफ एक्सटर्नल पावर सप्लाई प्रोवाइड की है, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो हमारा करंट का डायरेक्शन फ्लो हो रहा होगा, करंट की डायरेक्शन फ्लो होगी तो ताकि इसलिए हमारी करंट की डायरेक्शन फ्लो होगी तो हमारी बेसिकली केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, ठीक है। अब ये आप समझ गए कि एनोड और कैथोड क्या होते हैं। तो हाफ सेल के अंदर जहाँ पर भी हमारा ऑक्सीडेशन होगा वो हमको रिप्रेजेंट करेगा एनोड से, और हाफ सेल के अंदर जहाँ पे भी हमारा रिडक्शन होगा वो हमको रिप्रेजेंट करेगा कैथोड से, ठीक। इतना ही आपको ध्यान रखना है ये गैल्वेनिक सेल के अंदर, ठीक। नेक्स्ट है हमारे अब ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे कि हमारे बेसिकली Cu+2Ag है, ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल है कि यहाँ पे हमने कॉपर और बेसिकली Ag कंसिडर्ड किया है। इनको बताना है कि किस किस का रिडक्शन हो रहा है, किस किस का ऑक्सीडेशन हो रहा है हाफ सेल के अंदर। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को निकालने का, कि जहाँ पे भी हमारा बेसिकली गेनिंग्स ऑफ आयंस हो रहेंगे वो हमारे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन जहाँ पे होगा वो हम रिप्रेजेंट करेंगे एनोड से। तो आप कॉपर में देख सकते हैं, कॉपर हमारा इनिशियली 0 ऑक्सीडेशन स्टेज पे है, फाइनली ये हमारा कन्वर्ट हो गया 2 ऑक्सीडेशन स्टेज के अंदर। तो यहाँ पे हमारे गेनिंग्स ऑफ आयंस हुए, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। अब ये हमारे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होंगे ऑक्सीडेशन कराने के लिए, और ऑक्सीडेशन होगा तो हमारा बेसिकली ये एनोड पे जा कर के एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर भी हमारा रिडक्शन होगा, Ag के अंदर हमारा रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। Ag हमारा बेसिकली 0 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहा है हमारा Ag, तो फाइनली इसका रिडक्शन होगा और ये जा कर के एक्यूमुलेट हो जाएगा कैथोड पे, ठीक। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये क्या होता है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली शी के नाम से भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन का बेसिकली ऑक्सीडेशन कराते हैं, और यहाँ पे ही हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कराने के लिए कोटेड मटेरियल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो हम कोटिंग यूज़ करेंगे वो हम प्लेटिनम कोटिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशंस के अंदर हमने हाइड्रोजन ले लिया, एक्वस मीडियम में ले लिया हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सप्लाइड करी प्लेटिनम कोटिंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी प्लेटिनम कोटेड है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है
ताकि हमारा जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारी इनर्ट एटम्स को जनरेट करे, इसलिए हम प्लेटिनम का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि जो रिएक्शन है वो हमारी फास्ट वे में कंसिडर्ड हो, ठीक है, स्लो प्रोसेस नहीं हो रिएक्शन का, इसलिए हम प्लेटिनम का यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि इसको हम कंसिडर करते हैं एज दी स्टैंडर्ड, इससे ऊपर हमारे बेसिकली रिडक्शन हो रहेंगे, ठीक है, और इससे नीचे की टर्म्स में हमारे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है, और इसकी जो हम आप देखेंगे कि हमारा जो ये डेल ई नॉट बाई वी आता है, ठीक है, यानी कि हमारा जो बेसिकली ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आता है उसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। इससे एबव में जाएंगे जैसे हम कंसिडर कर लें आयरन, ठीक है, और इससे लोअर में आएंगे जो हमारा सबसे लोवेस्ट होता है लिथियम, जो कि एक्ट करता है एज ए मेटल, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और एबव द हाइड्रोजन उनकी जो है रिडक्शन टेंडेंसी ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कन्वेंशन से ध्यान रख सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लेटिनम लेते हैं, प्लेटिनम की कोटिंग कराते हैं, तो इसलिए हमारा प्लेटिनम यूज्ड होता है। ये हमारी बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि हाइड्रोजन हमने गैस में ली, वो हमारी कन्वर्ट हुई एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक, और ये हमारा बेसिकली ज़ीरो पोटेंशियल पे कंसिडर्ड होता है एट ऑल टेम्परेचर। ये आपको रिएक्शन याद रखनी है, H प्लस एक्वस मीडियम प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स दी 1/2 H2 गैस, ठीक है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिस्पॉन्सिबल कराने के लिए हमारी कंडीशन है कि हमारी जो प्रेशर हमने बेसिकली कंसंट्रेशन ली है हाइड्रोजन की वो हमारी यूनिटी के अंदर होनी चाहिए, यानी कि 1 कंसंट्रेशन हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए 1 m, ठीक। प्रेशर जो लेंगे वो हमारा 1 बार पे होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर हमारा होगा 1 बार पे, कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर, और जो टेम्परेचर हम कंसिडर करेंगे वो हो जाएगा हमारा 298 केल्विन, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ठीक है, जो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जनरेट कराने के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो प्रेशर कंसिडर करेंगे 1 बार, कंसंट्रेशन कंसिडर करेंगे 1 m, 1 मोलर ऑफ कंसंट्रेशन, और टेम्परेचर हम कंसिडर कर रहेंगे 298 केल्विन, ठीक। ये रिएक्शन देख लेना आप कि हम EMF को कैसे लिखते हैं, प्लेटिनम का यूज़ करते हैं, H2 गैस लेते हैं 1 बार पे, कंसंट्रेशन 1 m लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम बेसिकली कॉपर एक्वस मीडियम का यूज़ करते हैं, तो फाइनली हमारा कॉपर कन्वर्ट हो जाता है ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी को हम रिएक्शन के अंदर रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, तो कॉपर हमारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है ज़ीरो में, तो ये कैसा है, यहाँ पे हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। रिडक्शन होगा तो ये हमारा कैथोड पे जाएगा, और हमारा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ऑक्सीडेशन पे जाएगा और एक्यूमुलेट होकर के जाएगा हमारा एनोड की तरफ, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है हाइड्रोजन की, और हम जो कंसिडर करेंगे कि हमारा बेसिकली किन किन टेम्परेचर पे, कितने प्रेशर पे, कितनी कंसंट्रेशन पे हाइड्रोजन का अमाउंट लेंगे, ठीक है। तो 1 कंसंट्रेशन पे प्रेशर एट 1 बार, टेम्परेचर एट 298 केल्विन, देन द हाइड्रोजन विल बी एक्ट एज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। above the standard hydrogen electrode the more will be the reduction tendency, and below the hydrogen electrode more will be the oxidation tendency। अब इसी का यहाँ पे ये हमारा बेसिकली ग्राफ भी गिवन है, ये आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ग्राफ है जो कि हमको 298 केल्विन पे गिवन है, ठीक है। 298 केल्विन हमारी बेसिकली ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को टेम्परेचर को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का E0/V का जो रेशो है वो हमारा 0 है, ठीक है। इससे एबव जाएंगे हम, तो जैसे कि हमारा फ्लोरीन हो गया, ठीक है, कोबाल्ट ले लेंगे हम, ठीक है, मैग्नीज ले लेंगे, Au ले लेंगे, क्लोरीन ले लेंगे, Cr2O7 ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, तो इनकी हमारी यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं हाइड्रोजन से ऊपर जाने में आप देखेंगे कि E स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव है, और बिलो दी हमारी हाइड्रोजन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है,
ठीक है। और जो लोवेस्ट है वो है हमारी लिथियम की, तो लिथियम की हमारी लोवेस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, और जो हाईएस्ट हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो है हमारी फ्लोरीन की, ठीक है। इतना ही आपको ये ध्यान रखना है इस टेबल के अंदर, ठीक। नेक्स्ट आती है हमारा टॉपिक नस्ट इक्वेशन। तो अब नस्ट इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो नस्ट इक्वेशन के लिए यदि हमने एक रिएक्शन कंसिडर कर ली, जैसे कि हमारा ये मेटल्स है, ठीक है, एक्वस मीडियम में है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है आप देखेंगे तो ये हमारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहा है। तो जो भी हमारा मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएगा तो हम कह सकते हैं उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो वो कैथोड पे जा कर के एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो अब नस्ट इक्वेशन को लिखने के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि ई ऑफ सेल यानी कि मेटल साइंस कंसिडर कर लेंगे। सेल के अंदर यदि हमारे 2 से ज़्यादा मेटल यूज हो रहे हैं तो वो भी हमारे कंसिडर्ड हो जाएंगे, पिक्चर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारा केवल एक ही मेटल है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई ऑफ सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एम ऑफ एन प्लस डिवाइडेड बाय दी एम, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, ई नॉट ऑफ एम एन प्लस डिवाइडेड बाय एम माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन। अब यहाँ पे जो m है और एम एन प्लस है ये कहाँ से आया, ये आया हमारा बेसिकली डिवाइड करने पे कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे m से, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे एम एन प्लस से, ठीक है। तो यहाँ पे अब और ये जो बचे हुए हमारे जैसे कि हमारा आर है, आर तो आप सभी जानते होंगे ये हमारा गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, एन हो जाएगा हमारा बेसिकली मोल्स, ठीक है, और हमारे एफ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे फैराडे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एफ की वैल्यू होती है एफ, और फैराडे की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी जिसकी वैल्यू होती है 96487 कूलाम्ब मोल इनवर्स, ठीक है। और आर की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन से आती है, 8.314 जूल के इनवर्स की वैल्यू के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ई नॉट ऑफ सेल को डिफाइन कर सकते हैं। ई नॉट ऑफ सेल हमारा किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ई नॉट ऑफ सेल हमारा नस्ट इक्वेशन को लिखने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन में आपको जो कॉन्सेप्ट याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये तो हम कंसिडर करेंगे, जैसे हमको ई ऑफ सेल लिखना है तो उसके लिए ई नॉट ऑफ सेल की ज़रूरत पड़ेगी, माइनस आर टी बाई एन एफ ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। एल एन के अंदर हम जो कंसंट्रेशन लिखेंगे वो हम पहले प्रोडक्ट की लिखेंगे, फिर डिवाइड करके कंसंट्रेशन जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम बेसिकली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं कि डैनियल सेल के अंदर हमने एक एग्जांपल लिया था कॉपर का और जिंक का। तो जिंक आयंस को हमने डिप किया था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और कॉपर को हमने डिप किया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया था, ठीक। अब तो इसके हम लिख लेते हैं ई ऑफ सेल कैसे लिखेंगे। तो ई ऑफ सेल लिखने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है ई नॉट ऑफ सेल की। ई नॉट ऑफ सेल यहाँ से हम लिख देंगे Cu+2 डिवाइडेड बाय दी Cu माइनस आर टी बाई एन एफ। एन की वैल्यू यहाँ पे 2 क्यों आई, वो इसलिए आई क्योंकि Cu हमारा कन्वर्ट हो रहा है Cu+2 में, कैथोड के अंदर हमारा हो रहा है रिडक्शन, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो हमारे जो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो वेरिएशन आया वो हमारा जनरेशन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो हमारी जो n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2f डिवाइडेड बाय दी ln 1/cu एक्वस मीडियम में, ठीक है। अब सेल पोटेंशियल को लिखने के लिए सेल पोटेंशियल आप जानते हैं, यहाँ पे हम ई नॉट ऑफ सेल कंसिडर करते हैं माइनस आर टी बाई 2f ln। पहले लिखेंगे हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप समझ गए। अब यही होती है हमारी नस्ट इक्वेशन। जैसे कि नस्ट इक्वेशन का एक और एग्जांपल है, इससे देख के आप समझ सकते हो। यहाँ पे हमने Ni लिया है निकल, ठीक है। निकल हमारा कन्वर्ट हो रहा है Ni+2 में, और Ag हमारा जा रहा है +1 से +0 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो हमारी रिएक्शन होगी, पहले हम लिखेंगे निकल, ठीक है, प्लस फिर आएगा हमारा Ag+, ठीक है।
तो निकिल प्लस Ag प्लस गिव्स दी निकिल प्लस 2 प्लस, अब यहाँ पे हमारा एक और Ag है, तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए यहाँ पे हमने 2 स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज किया है, ठीक है, प्लस 2Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस की चेंज हो रही है, तो जैसे कि निकिल की हमारी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी 0, ठीक है, फाइनली हमारी निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। तो हम देखेंगे इसके अंदर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्योंकि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये हमको रिप्रेजेंट करेगा कि इसके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हमको बेसिकली एनोड पे जा कर के एक्यूमुलेट हो रहा होगा, ठीक है। अब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है यहाँ पे हमको, तो बेसिकली यहाँ पे हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारी 2, E0 ऑफ सेल माइनस RT/2F ln निकिल ऑफ +2 डिवाइडेड बाय दी Ag प्लस, ठीक है। और यहाँ से हम लिख देंगे नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। Ag प्लस का हमने कंसंट्रेशन की पावर 2 करी है, क्योंकि Ag का स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, ठीक है। यदि यहाँ पे ऐसे लिखा होता पावर में कि Ag हमको दे रहा है 2 के अंदर, ठीक है, तब हम लिखते Ag प्लस 2, ये तब हमारा ये कंसंट्रेशन में आता। लेकिन ये अब Ag के अंदर Ag का जो स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट वो 2 है, ठीक है, तब हम इसकी जो कंसंट्रेशन की पावर 2 लगा रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देख के आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमने A प्लस बी गिव्स दी C प्लस डी, स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन लिख देंगे E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस RT/NF ln Q। Q के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, फिर हम फाइनली रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर आ जाएगा हमारा C टू द पावर C माइनस इंटू D टू द पावर D अब अपॉन डिवाइडेड बाय दी A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमारा ड्राइव ही होता है नर्स्ट इक्वेशन से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही है, जो भी हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेसिकली डिवाइड करी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, उसका जो नोटेशन है ड्राइव करने का वो हमारा बेस्ड होता है नर्स्ट इक्वेशन पे, वहाँ वो हमारा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो हम इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे वो हम Kc से रिप्रेजेंट करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो हम इक्विलिब्रियम कंसिडर करते हैं वो K इक्विलिब्रियम से कंसिडर करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लॉग ऑफ Kc से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो अब देख लेना, यहाँ पे हमने वही एग्जांपल लिया है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि E0 ऑफ सेल हो जाएगी हमारी बेसिकली, क्योंकि हमारा E ऑफ सेल 0 है तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.303 RT/NF। n की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। सिमिलरली बात करें तो हम Zn के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, ठीक। ये पर्टिकुलर एनोड और कैथोड पर जाएंगे, पहले हम कंसंट्रेशन लिखेंगे प्रोडक्ट की, फिर हम कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्टेंट की। इक्विलिब्रियम ही होता है, इक्विलिब्रियम की वैल्यू हो जाएगी Zn प्लस 2 से डिवाइडेड बाय दी Cu प्लस 2, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम बेसिकली यहाँ पे जो हमारा E0 ऑफ सेल है वो आ जाएगा हमारा 1.1 वोल्ट के इक्वल। अब इसको जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसिडर्ड किया है, जो कि हमने ड्राइव किया है विद द हेल्प ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन, उसकी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो हम कंसिडर्ड करते हैं 298 केल्विन, ठीक है। अब ये 298 केल्विन हमने कहाँ पे भी कंसिडर्ड किया था, ये टेम्परेचर सिमिलर टेम्परेचर हमने कंसिडर्ड किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है, जहाँ पे हमने बात की थी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में टेम्परेचर जो कंसिडर करते हैं वो 298 केल्विन कंसिडर करते हैं, प्रेशर कंसिडर करते हैं 1 बार पे, ठीक है, और हम कंसंट्रेशन कंसिडर करते हैं 1 मोलर पे, ठीक है। तो 1 m कंसंट्रेशन होगी, प्रेशर 1 होगा और टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, ठीक।
तो फाइनली हमारी जनरल टर्म में जो ई नॉट ऑफ सेल है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये हमारा फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए आ जाता है, फॉर्मूले लिखने के लिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, कि ई नॉट ऑफ जो सेल है वो हमारी हो जाएगी इक्वल 2.303 RT/NF log Kc। आर हमारा कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन रहेगी, फेराडे भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। एन की वैल्यू आपको निकालनी होगी। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एन की वैल्यू के अंदर आपको चेक करना है कि किन इलेक्ट्रॉन्स का हमारा गेन हो रहा है और किन इलेक्ट्रॉन का हमारा लॉस हो रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा उतने इलेक्ट्रॉन का हमारा लॉस हो रहा होगा और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन के अंदर। ठीक, एफ हमको रिप्रेजेंट करता है फेराडे से, आर हमको रिप्रेजेंट करता है गैस कांस्टेंट से, टी हमको रिप्रेजेंट करता है हमारा टेम्परेचर से, और के सी हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी की। ठीक है, तो उससे पहले ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन भी करने ज़रूरी हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो वैसे तो आसान से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, रिएक्शन गिवन है कि हमारी Cu गिव्स दे रही है 2Ag प्लस एक्वस मीडियम में Cu प्लस 2Ag। तो आप देखेंगे सबसे पहले n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। n की वैल्यू के अंदर आपको देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा Cu 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो n की वैल्यू सिंपली यहाँ पे हमारी 2 हो जाएगी। ठीक, अब हमको यहाँ पे Kc की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ई नॉट ऑफ सेल हमको गिवन है 4.46 वोल्ट गिवन है, तो ये हम अप्लाइड कर देंगे फॉर्मूला के अंदर। तो ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा 0.059 V/2, 2 हो जाएगा हमारा n log ऑफ Kc। ठीक है, अब यदि हमको ये पूरा ड्राइव करने के लिए आता कि Kc की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो भी आप लिख सकते थे। Kc हो जाएगा यहाँ पे हमारी, पहले आएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय दी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक, तो फिलहाल तो हमें केवल यहाँ पे Kc की वैल्यू निकालनी है, तो वो हमारी फाइनली इक्वल हो जाएगी 3.92 इंटू 10⁻15 से। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी की। तो गिब्स फ्री एनर्जी कैसे ड्राइव करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं -NFE ऑफ सेल से। ये सब आप जानते होंगे कि n हम कैसे लिखते हैं। F फेराडे कांस्टेंट होता है, E नॉट ऑफ सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दी सेल होता है। G हमको रिप्रेजेंट करता है गिब्स फ्री एनर्जी से। इनके अंदर चेंज देख लेते हैं, जैसे कि हमारी यहाँ पे रिएक्शन गिवन है Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स दी Zn प्लस 2 प्लस Cu। तो यहाँ पे हमको डेल्टा G की वैल्यू हो जाएगी -NFE। n की वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये मत समझना कि n की वैल्यू यहाँ पे हमारी -2 हो जाएगी, नहीं, n की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 रहेगी, लेकिन माइनस साइन हमारा ये फॉर्मूले के अंदर पहले से ही एक्यूमुलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, n की वैल्यू यहाँ पे -2 नहीं होगी, n की वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगी। ठीक, और वो कैसे आती है? वो आती है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंजेस देखने से। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे हमारा एक और रिएक्शन गिवन है, जो कि गिवन है कि 2Zn प्लस 2Cu2 गिव्स दी 2Zn प्लस 2 प्लस 2Cu। तो यहाँ पे हमको बताना है डेल्टा G की वैल्यू। तो सिमिलरली वही फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते आए हैं। डेल्टा G की वैल्यू हो जाएगी -NFE ऑफ सेल। n की वैल्यू यहाँ पे अब 4 हो जाएगी। 4 क्यों हो जाएगी? 4 इसलिए हो जाएगी कि जैसे आप देखेंगे हमारे 2 मोल्स जैसे गेन हो रहे हैं Zn के अंदर। Zn की इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0 और वो गेन हो करके हुआ 2, लेकिन इसके 2 मोल्स यूज्ड हो रहे हैं, तो वो हमारा 1 मोल्स हमारा बेसिकली जो हमारा 2 मोल्स हमारे Zn के यूज्ड हैं, तो वो भी हमारे कंसिडर्ड होंगे। दैट्स वाई द 2 × 2 हमारी फाइनली 4 के इक्वल आ जाएगी n की वैल्यू। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो डेल्टा G की वैल्यू है, जो कि हमको रिप्रेजेंट करता है गिब्स फ्री एनर्जी से, इसकी वैल्यू होती है हमारी -NF इंटू E नॉट ऑफ दी सेल। ठीक है, यदि हम बेसिकली डेल्टा G नॉट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा G की वैल्यू होती है -NE ऑफ दी सेल। ठीक है, और डेल्टा G नॉट की हो जाएगी -NF इंटू E नॉट ऑफ दी सेल। ठीक है, तो ये आप देख लेना कि डेल्टा G नॉट हमको बताता है गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक, और ये आप सब जानते होंगे। आर हमारा कांस्टेंट रहता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर रहता है। कि यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करेगा अब इक्विलिब्रियम से।
ठीक है। तो के की वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्विलिब्रियम से, और इसको हम लिख सकते हैं कैलकुलेट करके कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक। अब यहाँ पे हमारा एक नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है इन टेस्ट क्वेश्चन, जैसे कि Zn हमारा कन्वर्ट हो रहा है 0 से +2 में, तो n की वैल्यू से यहाँ पे तो सिंपली हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ से हमारी कैलकुलेट हो जाएगी 2। f की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहती है जो कि हमारी इक्वल हो जाएगी 96487 कूलाम मोल इनवर्स। ठीक है। अब यहाँ पे हमको बताना क्या है, यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, यानी कि हमको बताना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको गिवन है 1.1 वोल्ट के इक्वल, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हमारा ई नॉट ऑफ दी सेल। तो ई नॉट ऑफ दी सेल की वैल्यू गिवन है हमको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको बताना है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है -NFE। ठीक है। अब हम क्योंकि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे ई ऑफ सेल जो है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी ई नॉट ऑफ दी सेल, और ई नॉट ऑफ दी सेल हमको गिवन है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम फॉर्मूला अप्लाइड कर देंगे -n की वैल्यू 2 इंटू ई नॉट ऑफ दी सेल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एफ की वैल्यू हो जाएगी 96487 कूलाम मोल इनवर्स। ठीक है। तो फाइनली हमारी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी -212.27 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है। ये था रिगार्डिंग हमारा कि गिब्स फ्री एनर्जी को हम कैसे कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी को कंसिडर करने के लिए आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला -NFE ऑफ द सेल, और यदि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आती है तो आपको कंसिडर करना है -NF इंटू ई नॉट ऑफ द सेल। ठीक है। और इसको हम बेसिकली डेल्टा जी नॉट को -RT ln K के टर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे K हमको बताता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बेसिकली कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो सिंपली हमारी फिजिक्स है कि हमारे जैसे आप देखेंगे इसके अंदर कि रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यहाँ पे हमको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है। और तो इसको हम डिनोट करते हैं रो से, तो रो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक। और इसकी वैल्यू होती है हमारी ओम मीटर में। ठीक है। और यहाँ पे ओम सेंटीमीटर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये आप देख लेना कि 1 ओम मीटर हमारा 100 ओम सेंटीमीटर के इक्वल होता है। फिर अब बात कर रहे थे हम यहाँ पे कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस कैसे लिखते हैं, तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस हम जो है बेसिकली वो हमारा इन्वर्स ऑफ दी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। यानी कंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/r के इक्वल। ठीक है। तो कंडक्टेंस की वैल्यू 1/r के इक्वल हो जाएगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे g से। ठीक है। तो g इज इक्वल टू 1/r। अब r का फॉर्मूला का था, r का फॉर्मूला था हमारा बेसिकली रो L/A, तो ये हमारा इन्वर्स हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, रो L नीचे आ जाएंगे। ठीक है। और 1/रो को हम यहाँ पे k के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो रो हो जाएगा k हो जाएगा हमारा 1/रो। ठीक है। k हो जाएगा हमारा 1/रो। ठीक है। तो जिसको हम बेसिकली ये क्या है, ये हमको रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली कंडक्टेंस से, और इसकी वैल्यू हम जो है ओम इन्वर्स में लिखते हैं या फिर साइमन में लिखते हैं। ठीक है। जिसको हम बेसिकली इन्वर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी को हम कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगी रो हो जाएगी हमारी रेजिस्टिविटी, और इसी के इन्वर्स को हम कंडक्टिविटी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। के सिंबल से हम डिनोट करते हैं, कप्पा इसका नाम है। ठीक है। कप्पा के नाम से हम इसको जानते हैं। अब ये देख लेना ऐसा यूनिट गिवन है कि जैसे कि ये हमारा 1 s सेंटीमीटर में इक्वल हो जाएगा 100 s मीटर के इक्वल। ठीक है। s जो है हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है। और 1m ले लिया है तो उसका कंडक्टेंस एक लेंथ के अक्रॉस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि 1 मीटर स्क्वायर है तब हम जो है 1s सेंटीमीटर इन्वर्स को इक्वल लिख सकते हैं 100 s मीटर इन्वर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है।
तो कंडक्टेंस के अंदर आपको ध्यान रखना है, कंडक्टेंस हमारा रिप्रेजेंट करता है बेसिकली 1/r से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं g से। g की वैल्यू हो जाएगी 1/r, जो कि इक्वल होता है k इंटू a/l से। k हमारा हो जाएगा कप्पा, इसकी वैल्यू होती है साइमन और दी ओम इनवर्स। ठीक, फिर आती है हमारी नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती है हमारी 1/रेजिस्टिविटी के इक्वल। ठीक, टर्म देख लेना ये। फिर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि जैसे हमने आयनिक सॉल्यूशन में हम कंडक्टिविटी को कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, तो आयनिक सॉल्यूशन में हम कंडक्टिविटी को कैसे मेज़र करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो आयनिक सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी को मेज़र, तो फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, जैसे कि रेजिस्टेंस होता है हमारा रो L/A। ठीक है, L/Ka हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रो की वैल्यू अब कंसिडर करी है 1/K में, क्योंकि K होता है हमारा बेसिकली 1/ρ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रो हो जाएगा 1/K। तो अब हम कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो L/A है, ठीक है, जो हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है ये L/A, लेंथ यानी कि लेंथ डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये हमको रिप्रेजेंट करता है, इसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल ऑफ द G*। ठीक है, तो L/A हमारी क्वांटिटी है जिसको हम सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। सिंबल जो यूज करेंगे हम बेसिकली G* यूज करेंगे। ठीक है, इसको लिखने के लिए। ठीक है, तो G* की वैल्यू होती है हमारी L/A = R/K। R हो जाएगी हमारा रेजिस्टेंस, K हो जाएगी हमारी बेसिकली दैट इज़ द कंडक्टिविटी। ठीक है, अब जो हमारी जिसको हम कप्पा कहते हैं, ठीक है, और ये हमारी 1/रेजिस्टिविटी के इक्वल भी होती है K की वैल्यू। ठीक, अब देख लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी। तो मोलर कंडक्टिविटी कुछ नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी हमारी जो रिलेशन आता है K और C में, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी हमारी इक्वल हो जाएगी ΔM = K/C। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है मोलर कंडक्टिविटी के अंदर। मोलर कंडक्टिविटी कुछ नहीं, हमारा रिलेशन है K और C के बीच में। और कैसा रिलेशन है, यानी कि हमारी कप्पा की वैल्यू हमारी न्यूमरेटर में रहेगी और कंसंट्रेशन की वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर में रहेगी। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी ΔM से। अब ये हमने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात की थी, मोलर कंडक्टिविटी को हम ड्राइव करते हैं 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए। अब वो 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं, वो हमारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं वीक सॉल्यूशन, जिसको हम बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, या फिर हो सकते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग। यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि हम वॉल्यूम कंसिडर कर लें V, ठीक है, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ले लें और उसको जो है 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में रख दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A कंसिडर कर लें और यूनिट लेंथ कंसिडर कर लें L, तब हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, तब हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा Ka/L। ठीक है, L यहाँ पे हमने 1 कंसिडर किया है, A हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन V के इक्वल कंसिडर किया है, जो कि हमारे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इक्वल हैं। ठीक है, अब ये ग्राफ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना आप। जैसे कि यह हमारा जो KCl है, KCl हमको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये एसिटिक एसिड हमको रिप्रेजेंट करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट से। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है ये हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जा कर के वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा। यानी कि यदि हम इस ग्राफ को एक्सटेंड कर दें तो ये हमारा वाई एक्सिस को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जा कर के काट रहा होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम जो है बेसिकली
मोलर कंडक्टिविटी जो लेते हैं, जिसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक तो कर्व आता है हमारा पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है, और ठीक है सॉरी पैराबोलिक नहीं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग हमारा कर्व आता है, ठीक है। और ये हमारा बेसिकली एक इनफाइनाइट टाइम पीरियड के बाद जा कर के हमारा वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा, और ये जो टाइम पीरियड होगा वो हमारा इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब ये हमारा वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा ही नहीं। इनफाइनाइट टाइम पीरियड हमारा कुछ भी टाइम पीरियड नहीं होता है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बताता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के हम जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। इतना ही है बस इस ग्राफ में। अब ये आप देख लेना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो फॉर्मूला हम कंसिडर करते हैं वो होता है हमारा डेल्टा एम इज इक्वल टू दी डेल्टा एम नॉट माइनस ए सी टू द पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए है और सी टू द पावर एम 1/2 है, ये क्या क्या है, ठीक है। ए हमारा कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर रहा है, सी टू द पावर 1/2 हमारा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कर्व से। इसकी वैल्यू हमारी जो है ए की वैल्यू जो हमने कंसिडर की, ए की वैल्यू वो हमारी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हम NaCl एग्जांपल लें, NaCl में यदि हम इसको डिसोसिएशन करते हैं यानी इसको सेपरेट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है Na+Cl- आयन का, ठीक है। तो यानी कि जब हमारे ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारी 1 ठीक है, 1 मोल्स हमारे सोडियम के यूज्ड होंगे और 1 आयंस हमारे क्लोरीन आयन के यूज्ड होंगे, ठीक है। यही बताता है हमारा ए। फिर बात कर लेते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट आप समझ गए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो हम कंसिडर करेंगे ग्राफ में वो हमारा इनफाइनाइट टाइम पीरियड के बाद जा कर के वाई इंटरसेप्ट को इंटरसेप्ट करेगा। और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वाई एक्सिस पे हमारी है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे हमारी मोलर कंडक्टिविटी है जिसको हम बेसिकली डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो डेल्टा एम की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक। इतना ही है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ दी कोहलरॉश लॉ। तो कोहलरॉश लॉ हमारा ड्राइव होता है, मैंने आपको समझा दिया, कोहलरॉश हमारा ड्राइव होता है कि हम कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट को और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ड्राइव कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे हमको मोलर कंडक्टिविटी बतानी है NaCl की। तो कैसे बताएंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, हम बता सकते हैं लैम्डा नॉट प्लस Na प्लस लैम्डा नॉट Cl-, ठीक है। यानी कि जो NaCl हैं वो हमारे ब्रेक हो जाएंगे Na+ आयंस में प्लस Cl+ आयंस में, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड एग्जांपल कंसिडर कर लें, जैसे कि हम कंसिडर कर सकते हैं KCl का। अब KCl को हम कैसे कंसिडर करेंगे, KCl को हम लिख सकते हैं यानी कि पहले हमारा ये हो जाएगा K+ प्लस Cl-। ये KCl हमको रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जिसको हम जानते हैं, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोहलरॉश लॉ में। तो एप्लीकेशन ऑफ कोहलरॉश लॉ की बेस्ड है कि हम जो है बेसिकली यहाँ पे लैम्डा एम नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कोहलरॉश लॉ की एप्लीकेशन में। लैम्डा एम नॉट क्या है, लैम्डा एम नॉट है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को लिखने के लिए हमको जो है बेसिकली सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हम कह सकते हैं इंडिविजुअल आयंस की ज़रूरत पड़ रहेगी, ठीक है, जिसको हम बेसिकली डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि NaCl के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा नॉट ऑफ Na+ प्लस डेल्टा नॉट ऑफ Cl-। सिमिलरली KCl के लिए लिखें तो वो हो जाएगा हमारा डेल्टा नॉट ऑफ K+ प्लस डेल्टा नॉट ऑफ Cl-, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन गिवन है 2.8। इसमें आपको बताना है कि डेल्टा नॉट हमारी कितनी वैल्यू आएगी HAC की, ठीक है। तो HAC की वैल्यू डेल्टा नॉट कैसे लिखेंगे, जैसे कि NaCl है, NaCl कैसे किस में कन्वर्ट होगा, NaCl हमारा कन्वर्ट हो जाएगा Na+ Cl- में।
HCl है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा H+Cl- में। NaAC है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा Na+Ac- में। ठीक है, इनकी वैल्यू हम लिख देंगे डेल्टा एम नॉट ऑफ HCl, डेल्टा एम नॉट ऑफ NaAC माइनस NaCl। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइनली लिख देंगे डेल्टा एम नॉट ऑफ HAC की वैल्यू आ जाएगी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा बेसिकली डिस्कशन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर हमारा क्या प्रिंसिपल यूज्ड होता है वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जैसे कि हमारी गिवन है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि किस किस की डिस्चार्जिंग होती है और किस किस की चार्जिंग होती है। इतना कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जो है हम केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज टू ब्रिंग केमिकल रिएक्शन को टेक्स प्लेस कराने के लिए हम पावर सप्लाई देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ताकि हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही हो। अब जैसे यहाँ पे हमारा Cu+2 है, +2 इलेक्ट्रॉन ये हमारा Cu के अंदर फॉर्म्ड हो रहा है। यहाँ पे हमारा Cu जा रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, यानी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो रिडक्शन होगा तो ये हमारा कॉपर जाएगा कैथोड के पास। ठीक है, अब सिमिलरली ये हमारा कॉपर है, इसको लिया हमने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। यहाँ पे हमारा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी 0 थी, फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी +2 है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये हमारी बेसिकली जाएगी ऑक्सीडेशन पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमारा जा कर के यानी ये वाला कॉपर जा कर के एक्यूमुलेट होगा हमारा एनोड पे। जहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कि ऑक्सीडेशन जहाँ पर पे भी होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन वो जाएगा हमारा एनोड पे, और जहाँ पर भी हमारा रिडक्शन होगा वो जाएगा हमारा कैथोड पे। ठीक है, वो कैथोड पे जा कर के एक्यूमुलेट हो रहा होगा सब्सटेंस। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे फिर आते हैं कॉन्सेप्ट हमारे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे 2 लॉ हैं जो कि हमारे माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किए थे, फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ, जिसमें बताया गया है कि फर्स्ट लॉ के अंदर हम करंट की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि Q हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ बताता है। ठीक, सेकंड लॉ हमारा बताता है कि हमारा जो एटॉमिक मास ऑफ द मेटल है उसको यदि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड से डिवाइड कर दें तो वो हम वहाँ पे हमारे कैटायंस के जो आयन हैं वो हमारे रिड्यूस्ड हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि Q की वैल्यू हमारी IT से आती है। ये कैसे आती है? Q हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक हमारा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, वो कांस्टेंट यहाँ पे हमने T कंसिडर कर लिया। T यहाँ पे हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू हम सेकंड में लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको रिएक्शन गिवन है, ये देख लेना। अब यहाँ पे हमको गिवन है कि वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दी 1.621 10⁻⁻19 कूलम। अब ये आपको ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हमारा 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। ये वैसे आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो है हमारा बताता है इसके अंदर कि एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा कितने कूलम ऑफ चार्ज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा इक्वल होता है Na इंटू 1.621 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यानी 1 मोल पे कितने हो जाएगा, यानी हम एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आती है 6.02 10⁻23 मोल इनवर्स। ठीक है, तो फाइनली हमारी C की वैल्यू आ जाएगी 9648C87 कूलम मोल इनवर्स। अब यहाँ पे जो हमने ये C कैलकुलेट किया है, ये जो C है हमारा, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है फैराडे से।
ठीक है। तो जो फैराडे हमने कहाँ पे पढ़ा था, आपको याद होगा, तो फैराडे हमने पढ़ा था बेसिकली नस्ट इक्वेशन के अंदर, जहाँ पे हमने बात की थी कि किसी भी नस्ट इक्वेशन को लिखने के लिए नस्ट इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी बाई एन एफ। ठीक है, तो वहाँ पे जो f था वो हमारा इक्वल था फैराडे पे, उसको हम सिंबल f से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू होती है उसकी 96487 के इक्वल। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसके अंदर ये कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि हमारे ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, इतना सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कंसिडर की है, रिएक्शन ये वाली। ठीक है, हमारी रिएक्शन है H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ ऑफ H2 गैस, H2O लिक्विड प्लस हमारा H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस। तो हम ओवरऑल नेट रिएक्शन लिखेंगे तो एक हमारी टर्म आ जाएगी H2 लिक्विड की, ठीक है, और एक आ जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, H प्लस एक्वस मीडियम में तो हमारी रिएक्शन चली रही है। ठीक है, ये फॉर्मेशन करेगी हाफ ऑफ हाइड्रोजन गैस मोल्स का और OH माइनस एक्वस आयंस का। ठीक है, तो ऐसे हम नेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। सिमिलरली ये हमारी NaCl की रिएक्शन गिवन है, जिसके अंदर हमारे Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन हमारे डिसोसिएट हो रहेंगे। ठीक है, इसको लिखने के लिए कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी वो हम देख लेते हैं। तो कैथोड पे हम जो है वाटर मीडियम का यूज करेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पे वाटर मीडियम का यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं H2 ऑफ लिक्विड हमारी इलेक्ट्रॉन के साथ फॉर्मेशन करके बनाएगी हाफ ऑफ H2 गैस प्लस OH माइनस एक्वस मीडियम में, और एनोड पे रिएक्शन हो जाएगी Cl माइनस एक्वस मीडियम में गिव्स दी हाफ ऑफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। इसको नेट रिएक्शन लिखने के लिए हम लिख सकते हैं NaCl प्लस H2O लिक्विड, वो हमारा फॉर्मेशन करेगा Na प्लस एक्वस का प्लस OH माइनस एक्वस का, और कुछ रिलीज़ करेगा गैसेस की। वो गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, एक गैसेस हो जाएगी हमारी हाइड्रोजन की और एक गैसेस हो जाएगी हमारी क्लोरीन की। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है नेट रिएक्शन लिखते हैं पर्टिकुलर किसी भी रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए। ये जो हम नेट रिएक्शन लिखते हैं, जिसको हम ओवरऑल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसको लिखने के लिए हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है एनोड की और कैथोड की। यानी कि एनोड पे कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है वो लिखते हैं हम पहले, और कैथोड पे कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है वो लिखते हैं पहले, फिर उनकी मदद से हम ओवरऑल रिएक्शन को ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है हमारा आता है वो है बैटरी का। अब बैटरी देख लेते हैं हमारी क्या होती है। तो बैटरी यानी कि हम जो है किसी भी सेल्स को, ठीक है, यानी हम n नंबर ऑफ दी सेल्स को यदि हम सीरीज़ में लगा देते हैं तब जाके हमारी बैटरी फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, तो एनी बैटरी it may have one or more than one cell connected in a series or cell that we use as source of electrical energy। ठीक है, whether it is the galvanic cell, ठीक है, और जो कि हमारी केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, वो हमारी बैटरी के अंदर कंसिडर्ड होगी। ठीक है, बैटरी के अंदर हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमारी सीरीज़ के अंदर होना चाहिए। ठीक, बैटरी हमारी गैल्वेनिक भी हो सकती है। गैल्वेनिक सेल कौन सी होती हैं कि बैटरी के अंदर हम गैल्वेनिक सेल यूज करते हैं। गैल्वेनिक सेल हमारी वो सेल होती हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगेन हमारी जो बैटरी हैं वो हमारी 2 टाइप्स की हैं। दे आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ बैटरी। फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंड वन इज़ द सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी हमारी वो बैटरी होती हैं जो कि नॉन डिस्चार्जेबल बैटरी होती हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है वो फिनिश हो जाती हैं। जैसे कि हम सेल्स यूज करते हैं, रिमोट सेल हो गया, क्लॉक के अंदर सेल हो गया, या फिर ट्रांजिस्टर के अंदर जो सेल हो गई, ठीक है, वो हमारी प्राइमरी बैटरीज के अंदर यूज्ड होंगी। ठीक है, इनको हम रिचार्जेबल बैटरीज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ इसकी जैसा बेस्ट एग्जांपल है हमारा, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे हमने लिया है,
तो ये बताया गया है कि जो स्पेस होता है इलेक्ट्रोड के बीच में, सेल्स के बीच में, उसको हम फिल्ड करते हैं पेस्ट की मदद से। जो पेस्ट लेते हैं वो हम मिक्सिंग लेते हैं सॉल्यूशन किसका, अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का। तो यहाँ पे हमारी एनोड पे रिएक्शन गिवन है और यहाँ पे हमारी कैथोड पे रिएक्शन गिवन है। ये आप अब खुद समझ लेना कि एनोड पे हमारा क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारा क्यों होता है ये आप अब जान गए होंगे, ठीक है। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। और जो चीज़ हमारी रिडक्शन होगी वो हमारी कैथोड पे जाके एक्यूमुलेट होगी और जो चीज़ हमारी ऑक्सीडाइज्ड हो रही होगी वो हमारी एनोड पे जा कर के एक्यूमुलेट होगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट बैटरी की, जो कि है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी हमारी क्या होती है, तो सेकेंडरी बैटरी हमारी वो बैटरी होती है जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी बैटरी इज अ सेल, ठीक है। सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज वी कैन रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन अपोजिट डायरेक्शन सो इट कैन यूज्ड अगेन। इसको हम जो है दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम रिचार्ज करके दोबारा यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम करंट की सप्लाई दे करके इसको रिचार्ज करा रहे होते हैं, ठीक। यहाँ पे जैसे कि इसका एग्जांपल है कि हमारा इट कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड। एनोड पे हमारी लेड होती है, ठीक है। कैथोड पे हमारी लेड डाइऑक्साइड होती है। सॉल्यूशन जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो हम सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन यूज करेंगे, ठीक है। एनोड देख लेना, एनोड जो है हमारी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीडेशन को कराने के लिए और कैथोड हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है रिडक्शन को कराने के लिए, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। अब नेट ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन आप लिखना समझ गए होंगे, ये हमने पढ़ी थी प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे पीबी, ये पीबी हमारा बेसिकली, फिर आएगा हमारा PbO2, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अब SO4 माइनस नहीं आएगा, वो क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। वो इसलिए नहीं आएगा, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे H2SO4। अब यहाँ पे हमने H2SO4 क्यों कंसिडर किया, वो इसलिए कंसिडर किया क्योंकि हमारे जो एक्वस मीडियम में 4H+ आयंस भी प्रेजेंट हैं, तो वो भी हमारे इस पिक्चर के अंदर आ रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब H2SO4 को बैलेंस कराने के लिए 2 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे H के मोल्स हैं वो हमारे 4 हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 2 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कैसे होंगे, 2 × 2, तो यहाँ पे हमारे जो हाइड्रोजन के मोल्स हो गए रिएक्टेंट के अंदर वो हो जाएंगे 4 और SO4 के जो मोल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, ठीक है। ये 2 हमारे SO4 के मोल्स हो जाएंगे, जैसे कि एनोड और कैथोड में भी गिवन है। 1 मोल हमारे SO4 के एनोड में गिवन है और 1 मोल हमारे कैथोड के अंदर SO4 के गिवन है, ठीक। सिमिलरली हमारा प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन होगा PbSO4 का, ठीक है, और हमारा H2O लिक्विड का। ऐसे जो है हम ओवरऑल सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन को लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ज़रूर समझना है, ठीक है। तो ये आप समझ के कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे जो है हमने 2 जो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज किया है, जिसके कारण जो है हमारी सेल रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाए, इसलिए यहाँ पे हमने स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज किया है, ठीक। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा फ्यूल सेल का। फ्यूल सेल के अंदर जो है हमारी क्या होती है, तो फ्यूल सेल के अंदर हम गैल्वेनिक सेल का यूज करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल आप समझ गए, गैल्वेनिक सेल कौन सी होती हैं। गैल्वेनिक सेल हमारी वो सेल्स होती हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन, मीथेन, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये हमारे एग्जांपल्स हैं फ्यूल सेल के, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, फ्यूल सेल कंसिडर की है हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी। तो जैसे यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन के यहाँ पे मोल सप्लाइड जाके एक्यूमुलेट होंगे एनोड पे और ऑक्सीजन जाके हमारी एक्यूमुलेट होगी कैथोड पे। बीच में हमारा इक्वस इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो शुरू में हमने क्या किया था, जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया था, तो शुरू में हमने प्रोवाइड कराया था, जैसे कि हमने बात करें तो जिंक के अंदर
सिल्वर और कॉपर के अंदर। तो जिंक जो हमने लिया था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और कॉपर हमने कंसिडर किया था इनिशियली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ पे हमने प्रोवाइड किया था सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। फिर हमने बात की थी शी के अंदर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर, वहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया था वो कौन सा यूज़ किया था, वो हमने यूज़ किया था प्लेटिनम का, ताकि जो है वो एक इनर्ट मेटल है, ठीक है, प्लेटिनम, जो हमारी रिएक्शन को फास्ट करा रहा होगा। और यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है वो हमने एक्वस मीडियम का यूज़ किया है। तो यहाँ से हमारा H2O के मोल्स फॉर्म्ड हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि कैथोड पे हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये आप समझ गए होंगे। कैथोड रिएक्शन होगी हमारी रिडक्शन कराने के लिए, ठीक है। और एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होगी ऑक्सीडेशन कराने के लिए, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन को लिखने के लिए हमारे हाइड्रोजन के मोल्स यूज्ड होंगे, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के मोल्स यूज होंगे। ये हमारे फॉर्म्ड करेंगे H2O लिक्विड को, यानी कि वाटर को, विद द हेल्प ऑफ द एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, फ्यूल सेल के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्यूल सेल में लेते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कराने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीडियम जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हम फ्यूल सेल जो हम यूज़ करते हैं वो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की यूज़ करते हैं। मीडियम हम यूज़ करते हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन समझ लेते हैं हम, कोरोजन कैसे होता है। तो कोरोजन जो है हमारा बेसिकली होता है आयरन की सरफेस पे, आयरन की अपर सरफेस पे जब भी हमारी रस्टिंग डेवलप्ड हो जाती है उसको हम कोरोजन का नाम दे देते हैं। और ये हमारी क्यों डेवलप्ड होती है, ये हमारी डेवलप्ड होती है या तो आयरन हमारा वाटर के कांटेक्ट में आ गया या फिर एटमॉस्फेयर की गैसेस के कांटेक्ट में आ गया, तो हमारी आयरन के ऊपर रस्टिंग होना चालू हो जाती है, ठीक है। इस रस्टिंग को रिमूव करने के लिए हम वेरियस मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे हम कोटिंग कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, इन सारे मेथड का हम यूज़ करते हैं कोरोजन से बचने के लिए, ठीक है। तो कोरोजन स्लोली कोट्स द सरफेस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एंड अदर सॉल्ट्स ऑफ मेटल। तो यहाँ पे जो कोरोजन है ये हमारा स्लोली रिएक्ट करता है वेरियस मेटेलिक ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और सॉल्ट्स ऑफ द मेटल से, ठीक है। ये हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, यानी आयरन में रस्टिंग हो जाती है। सिल्वर के ऊपर टर्निशिंग हो जाती है, जिसके ऊपर हम कह सकते हैं ग्रीन कोटिंग ऑफ द कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द कोरोजन, ठीक है। आयरन के ऊपर या फिर सिल्वर के ऊपर ग्रीन कोटिंग लेयर हमारी कॉपर की या फिर ब्रॉन्ज की डेवलप्ड हो जाती है, जो कि हमारा मेन एग्जाम्पल है कोरोजन का। तो कोरोजन का जो प्रोसेस है उसके अंदर आप ध्यान रखेंगे कि एनोड के ऊपर हमारी कौन सी रिएक्शन होती है और कैथोड पे हमारी कौन सी रिएक्शन होती है। तो एनोड पे जो हमारी रिएक्शन होती है वो हमारी बेसिकली यहाँ पे देती है कि 2Fe गिव्स दी Fe+2 + 4 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दी सेल की वैल्यू है, ठीक है। ये कहाँ से आई, ये आपने पढ़ी होगी ERP के अंदर, यानी कि SRP के अंदर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो जहाँ पे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल पढ़ा था वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन के रिगार्डिंग में SRP की वैल्यू 0 होती है, उससे अबव जाएंगे तो हमारी रिडक्शन की वैल्यू बढ़ती है, और उससे बिलो जाते हैं तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू हमारी बढ़ती है, ठीक है। लिथियम हमारा सबसे लीस्ट रिडक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, और हमारा जो हाईएस्ट रिडक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है वो होता है हमारा आयरन, ठीक है। तो वहाँ से हमने E0 ऑफ दी सेल की वैल्यू ड्राइव की है। सिमिलरली कैथोड पे हमारा, अब क्योंकि हमारा जो आयरन मेटल है ये हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की गैस के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, +4H+ एक्वस मीडियम में यानी वाटर फॉर्म्ड कर लेगा ये प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, यानी कि आयरन के मोल्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन गैस यूज़ होगी ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए, +4H+ एक्वस मीडियम यूज होंगे, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में बनेंगे हमारे वाटर प्लस Fe+2,
ठीक है। इनको बैलेंस कर लेना आप, जैसे कि Fe+2 हमारा 2Fe+2 हो जाएगा, वाटर हमारे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे 4H+ एक्वस मीडियम में आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट इतना सा है वो ये है कि जो फेरस आयरन्स हैं ये हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ आके फेरिक आयंस को जो है बना लेते हैं, जो कि रस्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। द फेरस आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। फेरस आयन ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में और फेरिक आयन को फॉर्म्ड कर लेते हैं, जो कि हमारा रस्ट फॉर्म्ड कर लेती है। अब रस्ट का फॉर्मूला है हमारा Fe2O3.XH2O, ठीक है। ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस कराने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कोरोजन से प्रिवेंट कराने के लिए हम जो है वेरियस मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, ठीक है, या जैसे कि हम करते हैं कवरिंग ऑफ सरफेस, ठीक है। सरफेस को कवरिंग करते हैं पेंट से, या फिर हम सम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि बिस्फिनॉल का यूज़ करते हैं। अनदर सिंपलर मेथड टू कवर सरफेस बाय अदर मेटल्स, ठीक है। हम जो अदर मेथड यूज़ करते हैं वो ये करते हैं कि हम आयरन को जो है किसी अदर मेटल से जो है उसकी सरफेस को ढक देंगे, ठीक है, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन के साथ हमारी आयरन की रिएक्शन नहीं हो रही हो और रस्ट हमारा नहीं डेवलप्ड हो रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कोरोजन के अंदर, ठीक है। तो ये अब आप समझ गए, ये हमारी समरी है। तो हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर हमने डिस्कस किया गैल्वेनिक सेल और द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल हमारी वो सेल होती हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही होती हैं, ठीक। फिर हमने बात की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो टर्म आती है वो आती है हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे बेसिस पे, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन आपको ज़रूर याद रखनी है। टेम्परेचर कंसिडर करते हैं हम 298 केल्विन, प्रेशर कंसिडर करते हैं 1, और हम जो है बेसिकली कंसंट्रेशन कंसिडर करते हैं यूनिटी, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा नस्ट इक्वेशन का। नस्ट इक्वेशन लिखते हैं हम बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द ई ऑफ सेल, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस RT/NF, एफ हो जाएगा फेराडे, इंटू ln Q। क्यू के अंदर हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी हमारी बताती है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी को, यानी के की वैल्यू होती है हमारी 1/ρ के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का। तो गिब्स फ्री एनर्जी कैसे लिखते हैं हम? गिब्स फ्री एनर्जी को लिखने के लिए हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है -NFe ऑफ द सेल की, ठीक है। और यदि हमको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी लिखनी है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -NF इंटू E0 ऑफ द सेल से, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मोलर कंडक्टिविटी का। तो मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हमको 2 सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या फिर हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रोलाइट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहले होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि इनफाइनाइट टाइम पीरियड के बाद जा कर के हम जो है वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करते हैं, जहाँ पे कि हम जो है मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं इनफाइनाइट टाइम पीरियड के बाद। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो है हम मोलर कंडक्टिविटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारी बैटरीज़ का। बैटरीज़ हमारी अगेन बैटरीज़ क्या होती हैं? ये जब भी हम सेल्स को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं तब जा कर के हमारी बैटरी फॉर्म्ड हो रही, ठीक है। बैटरी हमारी 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है प्राइमरी बैटरी और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी हमारी नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती हैं और सेकेंडरी बैटरी हमारी रिचार्जेबल बैटरी होती हैं, ठीक। फ्यूल सेल्स के अंदर हमारा आता है बेसिकली कॉन्सेप्ट कि हम जो है फ्यूल सेल्स के अंदर ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आपको जो है फ्यूल सेल्स के अंदर हम लेते हैं बेसिकली एनोड पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स,
ठीक है। कैथोड पे लेते हैं ऑक्सीजन के, बीच में हम प्रोवाइड करा देते हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है H2O को फॉर्मेशन कराने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने बात करी कोरोजन की। कोरोजन क्या है? कोरोजन एक फिनोमेना है जो जब भी हमारा आयरन की अपर सरफेस एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं वाटर की ड्रॉपलेट्स के साथ कांटेक्ट में आ जाती है, तब जो है हमारी रस्ट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है आयरन की सरफेस पे। उस रस्ट को प्रिवेंट कराने के लिए हम वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम प्रोवाइड करा देते हैं पेंटिंग, या फिर हम आयरन के मेटल को जो है वेरियस अदर मेटल से कवर्ड कर देते हैं उसकी सरफेस को, ताकि जो है रस्टिंग नहीं हो रही हो और कोरोजन फिनोमेना नहीं डेवलप्ड हो रहा हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मेन कॉन्सेप्ट है जेई के लिए वो ये है कि नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। और बोर्ड के अंदर तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन जो नस्ट इक्वेशन है वो हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है जेई के पर्पसेस से, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।